बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आई एम रिपोर्टिंग यू इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी फ़ैसला आया है और वो फ़ैसला है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिव्यू पेटिशन से मुतालिक। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो रिव्यू पेटिशंस थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया था जिसमें कहा गया था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी बीवी की जायदादों के हवाले से FBI तहकीकात करेगा और 100 दिन के अंदर वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करानी होगी। इस रिपोर्ट के खिलाफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिव्यू में गए इस फैसले के खिलाफ और कहा कि ये रिव्यू नहीं बनता और इसको अदालत सेटिसाइड करे। आज वो फैसला आया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक में आया। इस वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंटली हम आपको बताने लगे हैं कि कौन से 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राय अब जाकर तब्दील किया है। इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी हमारे पास ओपिनियंस और लोगों की जो है राय आ रही है, क्या ये फुल हेयरिंग से स्ट्रेच किया गया है, क्या रिव्यू पिटीशन का इतना स्कोप होता है। यानी दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, क्या काजी फ़ाइज़ ईसा अब बिला खौफ व ख़तर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। उनके ऊपर से जितनी खतरे की घंटियाँ थी तमाम की तमाम हट गई। हमारे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद हैं, बहुत ही सीजनड जर्नलिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नाम है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ होते हैं। इनसे पूछेंगे आज का फैसला किस तरह है और इसके साथ साथ अहम नुकात क्या हैं। अभी हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, वो ऑर्डर के अहम नुकात आप तक पहुँचाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कंबर, ये तो जो शॉर्ट ऑर्डर आप कहें तो वो ये है कि भाई 6 जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली, अलाउ कर दी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, सरीना ईसा और सुपीरियर बार उन्होंने फैसला जो है वो रिकॉल कर लिया। 6 जजेस, 4 जजेस ने वो जो है वो उनकी रिव्यू पिटीशन डिसमिस की। तो अब ये कहें कि टेक्निकली जो 19 जून का फैसला है वो ख़त्म हो गया। जैसे काजी फ़ाइज़ जो जिसमें वो था कि मामला FBR में भेजा गया कि प्रोसीड करें, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी करें और सरीना ईसा को कहा गया था कि आप उनके साथ जाके उनको अपना जो उनको नोटिस आपको जाता है, आप उनको जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे सीख करते हैं आप बताएं। फिर FBR की रिपोर्ट आई थी, FBR की रिपोर्ट में कई फैक्ट्स आए थे, लेकिन जो अब मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें है कि जो भी मामला 19 जून के बाद जो कुछ इवेंट हुई है वो सब ख़त्म हो। इसका मतलब ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी फैमिली के हवाले से जायदादों की जितनी तहकीकात चल रही थी सब बंद हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और रिव्यू में ऑर्डर आया तो इसका मजीद रिव्यू भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये अब रिव्यू जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि अब ये 6 जजेस का फैसला है। अब यह तो ये है कि वो जो है रिविजिट किया जाए, 10 जजेस हों, लेकिन वो पॉसिबल नहीं मेरा ख्याल होगा इन हालात में। तो अब देखें, अब क्योंकि एक चीज़ जो है उसमें अगर है कि कोई नया फैक्ट्स आता है, कोई नई चीज़ आती है तो वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उस पर अपना नया रेफरेंस तो दायर कर सकती है, उनको रोका किसी ने नहीं है। लेकिन वो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जिस किस्म के वो फिर स्टेप हैं और जो जिस तरह की चीज़ें हैं तो मे भी वो फिर अब फेडरल गवर्नमेंट। जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने जाना है। उस चीफ जस्टिस बनने से पहले ये तमाम चीज़ों जो थी उनके लिए एक ख़तरे की घंटी बजी हुई थी कि क्या वो बन पाते हैं या नहीं, क्या ये केस प्रोलॉन्ग होते हैं या नहीं। आप क्या देखते हैं, बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, डेली की कार्रवाई आप नोट करते हैं कि अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कोई ख़तरा नहीं है? देखिए, ख़तरा तो आप ये नहीं कहा जा सकता कि ख़तरा, क्योंकि नई चीज़ आ सकती है, नई मामलात आ सकते हैं, नए फैक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा ये चीज़ें करना क्योंकि जिस तरह जजेस ने माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया, इसमें 2 फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याही आफरीदी, उन्होंने भी किया है। वो कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदयाल वो भी फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं, वो दूसरी साइड पे। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि अब इदारे सुप्रीम कोर्ट के अपना भी देखना होगा कि क्या इससे इदारा कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रहा, क्योंकि जजेस में सिविल डिवीजन आ रही है और वो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो अब इस चीज़ को भी देखना होगा। मेरा ख्याल है कि अब इस सीट पर यह है कि कोई बाहर तो नहीं है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो नया कोई एविडेंस से जो वो कर सकती है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मुझे ये बताएं कि 2 जजेस जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस मंजूर मलिक, इन दोनों ने जब नाज़रीन पहले फ़ैसला दिया था तो इन्होंने राय दी थी कि तहकीकात होनी चाहिए। ऐसा इस समात में क्या हुआ कि इन दोनों ने अपनी राय बदल ली कि अब तहकीकात नहीं होनी चाहिए? देखिए, वो मेरा ख्याल है कि 19 जून का जो फैसला था उसके बाद जो रीजनिंग आई है उस रीजनिंग से मे भी उन्होंने उस वक्त कर लिया हो, लेकिन उनको इत्तेफाक ना हुआ हो कि जो उसके बाद कॉन्सिक्वेंस हुई है जो भी मामला, और फिर उन्होंने जो चीज़ें देखी कि मेलाफाइडी इसमें ज़्यादा है, बननीति है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एग्री किया था उन्होंने 19 जून के आर्डर से, उसमें जो डिटेल जजमेंट आई जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिखी, उस पर उनको था कि उससे उस तरीके से वो चाह रहे थे, वो उस तरीके से वो मेरा ख्याल है जजमेंट नहीं उसकी रीजनिंग थी, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने रिव्यू जो है वो उसकी जो है अलाउ की है।
हसनात मलिक साहब, इस केस की समाअत हम कवर करते रहे, आप भी कवर करते रहे रेगुलरली। इस केस की समाअत में हमने अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें देखी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक जज ने पेंट पटखा और उठ के चले गए, उसके बाद पूरे बेंच को जाना पड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाअत के दौरान एक जज ने दूसरे जज को टोका और दूसरे जज के ख़िलाफ़ इज़हार बरहमी किया हो। तो आप हमें इस समाअत के हवाले से बताएं कि ऐसा इख्तलाफ क्यों देखने में आया? देखिए, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि दो कैंप तो हैं अब सुप्रीम कोर्ट में, इनमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को भी अब चलना। और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो फ्यूचर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है, उनके लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा सेटबैक है इस अगर पूरे आर्डर को देखा जाए। जस्टिस काजी फाइसा का होता ना होता, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल जिन्होंने फ्यूचर का चीफ जस्टिस बनना है, उनके 3 जजेस जो हैं वो एग्री नहीं कर रहे, 2 उनकी जजमेंट से वो डिसेंट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है प्रिजाइडिंग जज को भी अपनी चीज़ों पे जो है दोबारा रिकन्सिडर करना होगा कि क्या मेरे से में ही गलती है, क्या वजह है कि ये बेहतर जजेस ने मेरे से जो है वो डिसेंट किया है, वो चीज़ें की हैं। क्योंकि अब अल्टीमेट तो इस इदारे को मजबूत करना है। तो वो उनका एक व्यू था कि जी अगर अकाउंटेबिलिटी, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी हो जजेस की, तो उसमें जो है वो बड़ी ज़रूरी है ये वो। लेकिन उस पर ये भी देखें कि आप अगर ये फैसला अकाउंटेबिलिटी का करते हैं, लेकिन जिन्होंने मेलाफाइडी और बदनीति से फैसला रेफरेंस ख्वाहिश उनके जिम्मेदारों के खिलाफ आप कार्रवाई का कहते, तो आपकी बात में वजन था। लेकिन अगर आपने वो चीज़ नहीं की और सिर्फ अपने ब्रदर जज को कुर्बानी का बकरा या जो भी कहें उनको ज़्यादा फोकस किया, तो वो फिर बड़ा उस पर जो है वो बातें हुई, वेटेज नहीं रहती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आखिरी सवाल है कि एक तासुर ये आ रहा है कि जज, जर्नैल, जर्नलिस्ट, इनका एहतसाब मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत इससे बड़ा किस के 2 साल एक जज, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, उसकी बीवी ने पेशियाँ भुगती, खुद भुगती। 2 साल में इतनी लंबी लॉन्ग लिटिगेशन और हर जगह पेश होना करना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में कितनी हियरिंग हुई, फिर FBR में आया, फिर रिव्यू में। मेरा ख्याल है कि जो लिटिगेशन है वो इटसेल्फ जो है वो बहुत बड़ा एक अजाब होता है, मतलब उसमें आप ये नहीं कह सकते। और जिस किस्म के जैसे काजी फाइसा का मिजाज है, उनको तो वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि मुझे इस कुर्सी से नहीं है कि भाई ये वो मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ, अब उनका ये मौक़िफ़ है। तो ये इन हालात में अगर देखा जाए तो वो 2 साल किस जज ने स्ट्रगल किए। अब अमूमन ये होता है कि अमूमन बहुत से जज जो हैं वो रिज़ाइन दे के अपनी पेंशन 15 लाख की लेते हैं और घर बैठ जाते हैं, और बहुत से जजेस जो हैं वो उनके साथ कुछ नहीं होता। माजी में ये भी देखा है कि फेवर हो जाते। तो यहाँ जो है ये 2 साल जितना कुछ उनको किया गया, मेरा ख्याल है ये एनफ है किसी भी जज के खिलाफ पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है शायद इतनी लंबी लिटिगेशन हो और इस तरीके से सारे इदारे और जिस तरह कंट्रोल मीडिया और जिस तरह की चीज़ें मतलब हो रही थी सिलेक्ट, तो उस हवाले से आप देखें तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एक कुर्बानी है। ये कोई ये आप बात करें, हमारे लोग ज़रा बढ़ के बहुत सारे जर्नलिस्ट भी ये तासुर लेते हैं जी, अदालतों से जो फैसले आते हैं वो करवाए जाते हैं जी, कहीं और तय होते हैं अदालतों से, और फिर कहीं और तय होते हैं फैसले और फिर अदालतों से उनके हुक्मनामे जारी हो जाते हैं। इस केस से साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अलग और ख़ुद मुख्तार इदारा है। देखिए, मैं उस हवाले से ये कहूँगा कि बस ठीक है, बहुत से जजेस अच्छे जजेस हैं जिन हर जज की अपनी राय होती है, ये नहीं कहा जा सकता। कुछ मतलब माइंड सोचने के माइंड सेट होते हैं। बहुत से जजेस हैं उनका ये पता है कि अगर आज हमने किसी इदारे को अलाउ कर दिया, उनको बिहाइंड द सीन पता चल रहा था कि कौन है इनके पीछे, मौरक कौन, उनको आज अलाउ कर दिया तो फिर कल हमारी बारी होगी, फिर कोई भी जज जो है कोई फैसला करेगा तो उसको, अगर जस्टिस काजी फाइसा फैजाबाद धरना का फैसला ना आता तो उनके खिलाफ जायदादें जो हैं कोई सर्च ना करता। तो ये फिर आउटकम, ये चीज़ है ना, असल चीज़ है कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी सिक्योर करना। तो फिर वही बात है जस्टिस काजी फाइसा का कि क्या और भी जो इदारों में किसी उन्होंने 1-2 जनरल के नाम लिए कि उनकी भी प्रॉपर्टी, तो क्या किसी इदारे ने उनको भी अकाउंटेबिलिटी के लिए उनका नाम आगे किया या उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये चीज़ें भी हैं वो जो उनका वैलिड पॉइंट था। तो जस्टिस काजी फाइसा के बारे में तो उमर अता बंदयाल साहब का बार बार कहना है कि उन पे तो करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं, उनके लिए तो प्लस पॉइंट है कि उन्होंने जो भी ट्रेल दिया बैंकिंग के जरिए दिए, पैसा बैंक के जरिए गया। ये कोई कतरी लेटर नहीं है जो शरीफ खानदान ने जिस तरह पैसे जो कतरी एक लेटर ले आए थे, या जिस तरह इमरान खान ने कहा कि जी मेरी मनी ट्रेल जमामा ने राशिद खान को दी, राशिद खान ने किसी और को दी, 13 दफ़ा मौक़िफ़ चेंज किए गए। जिस तरीके से आपको याद होगा साकिब निसार साहब ने उस केस की प्रोसीडिंग कंडक्ट की, तो वो इन हवाले से देखा जाए तो बहुत से प्लस पॉइंट थे जस्टिस काजी फाइसा को।
जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हक़ में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स थे और इन्हीं प्लस पॉइंट्स का फ़ायदा मिला उन्हें कि 2 जजेस ने अपनी राय भी तब्दील कर ली, उनके हक़ में फ़ैसला आ गया। काफ़ी हद तक सिक्योर हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, लेकिन कभी भी ख़तरे की घंटी बज सकती है, कुछ नहीं कह सकते, उनके ख़िलाफ़ कोई मवाद आ सकता है तो दोबारा से रेफरेंस दायर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।